हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 4 मौसी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पूरा पाठ समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ का शीर्षक है मौसी और मौसी कहानी के लेखक हैं श्री भीष्म साहनी। आप सभी ने पूर्व की कक्षाओं में जाना है कि हिंदी साहित्य में रचनाएं 2 विधाओं में की जाती है। एक तो गद्य विधा होती है और दूसरी काव्य विधा। गद्य विधा के अंतर्गत कहानियाँ होती है, रिपोर्टाज होते हैं, संस्मरण, यात्रावृत्त, प्रहसन, नाटक आदि गद्य विधा के अंतर्गत लिखे जाते हैं। और काव्य विधा के अंतर्गत कविताएं होती है, गज़लें होती है, गीत होती है, दोहे, सोठे, चौपाई आदि काव्य विधा के अंतर्गत आते हैं। तो प्रस्तुत पाठ एक कहानी है। कहानी के शीर्षक नाम से पता चल रहा है मौसी। मौसी अर्थात माँ जैसी, माँ की तरह जो ममता दे, स्नेह करे, प्रेम करे, देखभाल करें, ख्याल रखें, उसे मौसी कहते हैं। मौसी माँ की बहन को भी कहते हैं। तो ये कहानी मौसी एक स्त्री के मानवीय लगाव और स्वभाव के उदात्त स्वरूप का वर्णन है। आप सभी जानते हैं कि जो आम आदमी होते हैं वे अपने और अपने परिवार वालों के लिए जीवित रहते हैं, और जो दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की परवाह करते हैं, दूसरों के लिए अपना जीवन अर्पित कर देते हैं, ऐसे लोग संसार में बिरले ही होते हैं। इस कहानी में ऐसे ही एक चरित्र का वर्णन है, मौसी, जो सबके सुख दुख में अपनी पहल और प्रतिबद्धता के साथ शामिल होती है। वह बड़ों के लिए ही नहीं, बच्चों के साथ भी उनके खेल खिलौने और कथा संसार के आनंदमयी दुनिया में शामिल रहती है। मौसी घर घर जाकर लोगों के काम में हाथ बटाती, बच्चों के साथ हंसती बोलती, उन्हें तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। बच्चे भी उसे इतना चाहते थे कि उसके आग्रह करने पर भी वे उसे अपने मोहल्ले से कहीं जाने देना नहीं चाहते थे। लेकिन सबके काम आने वाली मौसी जब बीमार पड़ती है तो उसके साथ उपेक्षा का व्यवहार होता है। उसके प्रति यह व्यवहार बहुत ही दुखदाई, कारुणिक है। बच्चों की आत्मीयता और रागात्मक भाव मौसी के इस एहसास को जागृत कर देते हैं कि जिसमें मौसी बेहद विश्वास के साथ कहती है कि मैं अब मर भी जाऊं तो तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। श्री भीष्म साहनी द्वारा लिखित ये कहानी इस प्रकार है। उसे सब मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी और बड़ी उम्र के लोग भी। किसी के घर बच्चा बीमार होता तो सबसे पहले मौसी को ही बुलाया जाता। किसी के घर शादी होती तो वहाँ भी सबसे पहले मौसी ही पहुँचती। दिन भर मोहल्ले में कभी एक के घर तो कभी दूसरे के घर मौसी बैठी नजर आती थी। ये जो मौसी है वह पूरे मोहल्ले में मौसी नाम से ही प्रसिद्ध थी। किसी को जब भी कोई ज़रूरत पड़ती थी तो वह उसके घर पहुँच जाती थी। मौसी को बच्चे भी मौसी कहते थे और बड़ी उम्र के लोग भी मौसी ही कहकर बुलाते थे। किसी के यहाँ शादी हुआ या कुछ कार्य हुआ तो मौसी उनकी मदद करने के लिए उनके घर में पहुंच जाती थी। कभी किसी घर के आंगन में बैठी लड़की के बाल काट रही होती, अर्थात बालों में कंघी कर रही होती। कभी किसी के घर की छत पर सलजम की कतलियाँ सूखने के लिए डाल रही होती। जब चंदू की बहन की शादी हुई
तो मौसी दिन भर दुल्हन की हथेलियों पर मेहंदी के बेल बूटे बनाती रही। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मौसी इतनी सहायता करती थी कि जब किसी के यहाँ शादी ब्याह भी होता था तो दिन भर उसकी सहायता में लगी रहती थी। जब चंदू की बहन की शादी हुई तो मौसी दिन भर दुल्हन की हथेलियों में मेहंदी बना रही थी, मेहंदी की बेल बूटे डिज़ाइन बना रही थी। एक दिन आंगन में बैठी मौसी नीले रंग के पल्ले पर झिलमिलाते सितारे टाँक रही थी अर्थात सितारे उसमें सुई धागे से जड़ रही थी नीले रंग के पल्ले में। हम बच्चों से बोली, आओ तुम्हें सितारों जड़ा आसमान दिखाऊं। अब मौसी जिस नीले पल्ले में झिलमिलाते सितारे टाँक रही थी उसे दिखाकर बच्चों को कहती है कि आओ बच्चों, तुम्हें मैं सितारों जड़ा आसमान दिखाऊंगी। कहकर उसने हमारे सामने पल्ला बिछा दिया। यहाँ पर लेखक महोदय बता रहे हैं, ये उनके बचपन की बात है, बचपन की कहानी है। तो मौसी ने बच्चों को बुलाकर उनके सामने में सितारों जड़ा आसमान जैसा दिखने वाला नीला पल्ला बिछा दिया। सचमुच हमें लगने लगा जैसे तारों से झिलमिलाता आकाश हमारे सामने फैल गया हो। तो लेखक महोदय बता रहे हैं कि उस पल्ले को देखकर, उस नीले पल्लू को देखकर हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारे सामने सचमुच आकाश फैल गया हो जिसमें बहुत सारे तारे झिलमिला रहे हैं। बड़ी बहन सुनाती थी कि पहले मौसी तीज त्योहार के मौके पर नाचा भी करती थी, तरह तरह के स्वांग भरती, पर अब वह कुछ कुछ बुढ़ा गई थी। लेखक की बड़ी बहन बताती है कि मौसी पहले तीज त्योहार के मौके पर नृत्य भी करती थी, नाचा करती थी, तरह तरह के स्वांग भरती थी अर्थात नाटक करती थी, अपना चेहरा का भाव भंगिमा सब बदल बदल कर वो नाटक भी करती थी, पर अब वह कुछ कुछ बुढ़ा गई थी। मौसी कौन थी, कहाँ से आई थी, कोई नहीं जानता था। मौसी के बारे में किसी को पता ही नहीं था कि वो कहाँ से आई थी, वो कौन थी, इस बात को कोई भी नहीं जानता था। किसी को यह भी मालूम नहीं था कि वह रहती कहाँ है। एक बार माँ ने मुझसे कहा, जा मौसी को बुला ला। मैंने पूछा, कहाँ मिलेगी? माँ बोली, मोहल्ले में ही कहीं मिलेगी। अब लेखक की माँ ने एक बार कहा कि जाओ मौसी को बुला कर लाओ। तो लेखक ने पूछा होगा कि मौसी रहती कहाँ पर है, मिलेगी कहाँ पर? तो लेखक की माँ ने कहा कि कहीं मोहल्ले में ही मिलेगी, किसी के घर में बैठी होगी। यह भी कोई नहीं जानता था कि मौसी कब उस मोहल्ले में आई थी। बच्चे जब बड़े हो जाते, छोटे स्कूल को छोड़कर मिडिल स्कूल में जाने लगते, तो मौसी का दामन छोड़ देते थे। तब मोहल्ले के दूसरे नन्हे बच्चे उसका साथ पकड़ लेते थे। मौसी जो है छोटे बच्चों के साथ खेला करती थी, घुल मिल कर रहती थी। और जब ये छोटे बच्चे बड़े हो जाते थे, प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल में पहुंच जाते थे, तब मौसी का दामन छोड़ देते थे। तब मोहल्ले के दूसरे छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे मौसी के साथ हो जाते थे, मौसी के पास आते थे। रोज़ दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ के तले पहुंच जाती थी। वहाँ सभी बच्चे खेला करते थे। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ सुनाना, चुटकुले सुनाना बहुत पसंद था। अब रोज़ दोपहर का उनका नियम था मौसी का कि वो नीम के पेड़ के नीचे जाके बैठ जाती थी और सभी बच्चे उनके पास झुंड लगाकर बैठकर कहानियाँ और चुटकुले सुनने के लिए आ जाते थे। मौसी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। जब शाम हो जाती और बच्चे खेल कर थक जाते तो मौसी को घेर कर बैठ जाते, उससे कहानियाँ सुनते। आज मुझे जितनी कहानियाँ याद है, तोता तोती की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, सुंदरबाई की कहानी, वे मैंने मौसी के मुँह से ही सुनी थी। मौसी मैला सा दुपट्टा ओढ़े रहती थी। उसके हर कोने में कुछ न कुछ बंधा रहता था। अब मौसी का जो दुपट्टा जब वो ढाँक के रखती थी, जिस दुपट्टे को अपने सर पर, उस दुपट्टे के कोने में कुछ न कुछ खाने की चीज़ें बंधी रहती थी। किसी कोने में थोड़े से चने, किसी में टिकिया, किसी में दाल फुलियाँ आदि बंधी रहती थी। मौसी
दुपट्टे के छोरों को खोलकर हम सबकी हथेली पर थोड़ा थोड़ा चना चबेना रख देती। एक बार मैंने माँ को बताया तो माँ ने मना कर दिया, उस गरीबनी से लेकर क्यों खाते हो, वह थोड़ा सा चना चबेना अपने लिए ही रखती होगी। तो मौसी क्या करती थी, बच्चों के लिए अपने दुपट्टे के कोने में, हर कोने में थोड़े चने, दाल फुली, टिकिया आदि बांध कर रखती थी। और जब बच्चे उसके पास कहानियाँ सुनने के लिए आते थे तो मौसी उन बच्चों में बांट देती थी उन चीज़ों को। एक बार लेखक ने अपनी माँ को बताया कि माँ, मौसी जो है हमको ये सब चीज़ें खाने के लिए देती है। तो माँ ने मना करते हुए कहा कि तुम उस गरीबनी से लेकर क्यों खाते हो, वह तो खुद ही बहुत मुश्किल से अपने लिए चना चबेना आदि की व्यवस्था करके रखती होगी। तुम लोग खा लोगे तो फिर वो कहाँ से खाएगी, क्या खाएगी, फिर वो अपने खाने की व्यवस्था कैसे करेगी। तो मौसी के साथ दिन रात रहते हुए भी कोई नहीं जानता था मौसी कौन है, उसका कोई सगा संबंधी है भी या नहीं। कोई बच्चा उससे पूछता, मौसी तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो कहती तुम्हारे मोहल्ले की। मौसी के बारे में जानने के लिए यदि कोई बच्चा उनसे पूछता कि मौसी तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो मौसी क्या कहती थी, मैं तो तुम्हारे ही मोहल्ले की रहने वाली हूँ। तो बच्चे पूछते कि तुम कौन हो, तो मौसी कहती तुम्हारी मौसी हूँ। अपने बेटे बेटियाँ कहाँ हैं, तो मौसी अपनी उंगली से एक एक बच्चे को छूकर कहती यह मेरा बेटा है और यह मेरी बेटी है। नाम पूछो तो कहती मैं मौसी हूँ, यही मेरा नाम है। मौसी जो है सब बच्चों को अपना बच्चा, अपनी संतान समझती थी और उनके खुद के बच्चे के बारे में पूछने पर वो बताती थी कि तुम सब ही मेरे बेटा और बेटी हो। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, हम लोग बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। उस दिन बच्चों को कोई लेने नहीं गया। मौसी जो है प्रतिदिन स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी बच्चों को लेने के लिए छुट्टी के बाद। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ कि मौसी स्कूल के पास गेट पर नहीं पहुंची बच्चों को लेने। दोपहर को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। सभी ने एक दूसरे से पूछा पर किसी को मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई। अब उस दिन मौसी नीम पेड़ के नीचे भी नहीं मिली तो सभी बच्चे एक दूसरे से पूछने लगे, पता करने लगे कि मौसी आज दिखाई नहीं दे रही, कहाँ चली गई है। कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ पता न चला। कोई कहता मौसी बीमार है तो कोई कहता वह अपने गांव चली गई है। मौसी के न रहने से मोहल्ला बड़ा खाली खाली लगता था, पेड़ के नीचे भी सूना सूना रहता था। अब पेड़ के नीचे सभी बच्चे खेलते रहते थे, मौसी के पास कहानियाँ सुनते थे, तो वहाँ मोहल्ला जो है इधर उधर बच्चों के खेलने से, मौसी के साथ घुलते मिलते रहने से मोहल्ला भरा भरा लगता रहता था। लेकिन मौसी नहीं थी तो बच्चे भी खेलने कूदने के लिए बाहर नहीं निकल रहे थे, मोहल्ला बड़ा खाली खाली लग रहा था, इसीलिए सूना सूना लग रहा था। कुछ दिन बाद एक मोची पेड़ के नीचे आकर बैठने लगा। मोची अर्थात जूता चप्पल बनाने वाला। तो मोची पेड़ के नीचे, उसी पेड़ के नीचे जिस पेड़ के नीचे मौसी बैठा करती थी, उसी नीम पेड़ के नीचे आकर मोची बैठने लगा। पर बच्चों ने उसे खदेड़ कर भगा दिया। बोला कि यह मौसी की जगह है, यहाँ कोई नहीं बैठ सकता। मौसी पेड़ के नीचे बैठती थी तो घर वालों को भी बच्चों की चिंता नहीं थी। अब वे बच्चों को बाहर नहीं खेलने देते थे। जब मोची आया तो बच्चों ने उन्हें यह कहकर भगा दिया कि यह जो पेड़ के नीचे की जगह है ये मौसी की बैठने की जगह है, यहाँ और कोई भी नहीं बैठ सकता, हम उसे बैठने नहीं देंगे। मौसी जब पेड़ के नीचे बैठती थी तो घर वाले भी निश्चिंत होकर अपने बच्चों को मौसी के पास छोड़ देते थे। और अब मौसी नहीं थी वहाँ पर तो बच्चे भी खेलने के लिए बाहर नहीं निकल रहे थे, उनके माता पिता बच्चों को नहीं छोड़ रहे थे बाहर। एक दिन हम मौसी की खोज में घूम रहे थे, तभी हमें एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची बोलने की आवाज़ सुनाई दी। एक दिन अब बच्चे जो है मौसी नहीं थी तो उन्हें खोजने के लिए निकले हुए थे और जब खोजते हुए घूम रहे थे तब अचानक से उन्हें किसी मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज़ सुनाई पड़ी।
हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी। 20 दिन से तुम यहाँ पर हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। तो मौसी जिनके यहाँ रुकी हुई थी वह ज़ोर ज़ोर से बोले जा रही थी कि हमने तुम्हारा ठेका लेके नहीं रखा है मौसी, तुम्हें रखने का ठेका हमने नहीं लिया है। 20 दिन से तुम यहाँ पड़ी हो, अब जाओ किसी दूसरे के घर चली जाओ, वहाँ रहो। ऐसी बातें कोई ज़ोर ज़ोर से कह रहा था जो बाहर तक सुनाई पड़ रहा था। मौसी का नाम सुनकर हम सब ठिठक कर खड़े हो गए। बंद दरवाजे की दरार में से अंदर झांक कर देखा, आंगन में मौसी एक खाट पर लेटी थी। अब बच्चों को अर्थात लेखक की टोली को जब ये सुनाई पड़ा, ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनाई पड़ी, तो वो उस घर के दरवाजे पर उसके सामने ठिठक कर खड़े हो गए। दरवाजे की दरार में से अंदर झांकने पर पता चला कि आंगन में मौसी एक खाट पर लेटी थी। उस घर के आंगन में बाल उलझे हुए और चेहरा पीला और सूखा हुआ था। उसके पास ही खड़ी एक औरत उसे डांटे जा रही थी। मौसी के बाल उलझे हुए दिख रहे थे, उनका चेहरा पीला पड़ गया था और वो सूख गई थी क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, वह बीमार हो गई थी। और जिसके घर में वो ठहरी थी, उस घर की औरत उस मौसी को डांट रही थी कि अब तुम इस घर से जाओ, ऐसा कहकर वो डांट रही थी। मैं चली जाऊंगी, जरा शरीर संभल जाए। तब मौसी ने उत्तर दिया कि मैं चली जाऊंगी, बस थोड़ा सा मेरी तबीयत सुधर जाए, तू अपने गांव चली जा। तब उस औरत ने कहा कि तुम अपने गांव क्यों नहीं चली जाती, गांव चली जाओ, वहाँ तुम्हारे परिवार वाले देखेंगे। गांव में मेरा कौन बैठा है। कहती कहती मौसी रुआसी हो गई। अब मौसी जो है रुआसी आवाज़ में बोलने लगी कि गांव में तो मेरा कोई नहीं है जो मेरी देखभाल करेगा, मैं कहाँ जाऊंगी। हमें बहुत गुस्सा आया। मैंने घर लौटकर माँ से कहा तो वह बोली, बिज्जू की माँ कहाँ तक उसे अपने पास रख सकती है, मौसी उनके घर में काम तो करती नहीं है। तो लेखक महोदय जो कि बच्चे थे उस समय, उनको गुस्सा आया। वह अपने घर लौटकर अपने माँ से कहने लगा। तो उनकी माँ बोली कि बिज्जू की माँ, जो औरत मौसी को डांट रही थी वो बिज्जू की माँ थी। तो बिज्जू की माँ कहाँ तक उसे अपने पास रख सकती है, अर्थात 20-22 दिन से बिज्जू की माँ मौसी को अपने घर में रख रही थी, तो इतने ज़्यादा दिन तक अब कैसे वो रख सकती है। और मौसी उनके घर की नौकर तो है नहीं, उसके घर में काम तो करती नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी बिज्जू की माँ ले लेती। मगर माँ वह तो सबका काम करती है। तो लेखक ने कहा कि ठीक है वो उसके घर की नौकर नहीं है, लेकिन मौसी तो सबका काम करती है, सबकी सहायता करती है। हाँ बेटा, मगर वह किसी के घर नौकरी तो नहीं करती। तब लेखक की माँ ने कहा कि यह बात ठीक है कि वह सबकी सहायता करती रहती है, लेकिन वह किसी विशेष घर की नौकरी तो नहीं करती है। बात मेरी समझ में नहीं आई, पर मैं चुप हो गया। लेखक की माँ कह रही थी कि वह यदि किसी के घर नौकरी कर रही होती तो उनका मालिक जो है उसकी देखभाल कर लेता, उनको अपने घर में रख लेता, लेकिन वह तो किसी के घर की नौकरी नहीं करती है जो कोई उन्हें अपने घर में रखेंगे। तो यह बात लेखक की समझ में उस समय नहीं आई और वह चुप हो गया। दूसरे दिन हमारा हॉकी मैच था। हॉकी का खेल खेलते थे बच्चे। दूसरे दिन मैच था हॉकी का। हम खेल कर लौट रहे थे, रास्ते में पुल पड़ता था। हम बातें करते करते आ रहे थे। एकाएक हमने मौसी को पुल पर बैठे देखा। जब बच्चे हॉकी खेल कर आ रहे थे तो आते समय उन्होंने मौसी को देखा जो पुल पर बैठी थी। पास में एक छोटी सी गठरी और लाठी रखी थी। मौसी को देखते ही हम सब उसे घेर कर खड़े हो गए। अब मौसी जो है पुल पर बैठी मिल गई। क्यों? क्योंकि बिज्जू की माँ ने उसे अपने घर से निकाल दिया था, इसलिए मौसी रोती हुई पुल पर बैठी थी अपनी छोटी सी गठरी और लाठी पकड़कर। मौसी को जब बच्चों ने देखा तो सब उसके पास उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, तू इतने दिन कहाँ थी? इतने दिन तक कहाँ थी मौसी? एक ने पूछा। यह क्या कर रही है मौसी? दूसरे ने कहा। यहाँ क्यों बैठी है मौसी? तीसरे ने कहा।
मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, कहते हुए मौसी की आंखें भर आई। अब मौसी जो है बच्चों के प्रश्नों का जवाब देकर बोली कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब ये कहते कहते उनकी आंखें भर आई। तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा। अब बलदेव नाम के बच्चे ने मौसी से पूछा कि तुम तो बीमार थी, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तुम ऐसी अवस्था में जा कैसे रही हो? बेटा अब ठीक हो गई हूँ, देखते नहीं अपने पैरों से चलकर यहाँ तक आ गई हूँ। तो मौसी ने कहा कि मैं अब स्वस्थ हो गई हूँ, ठीक हो गई हूँ। देखो ना, मैं अपने पैरों पर खुद चलकर यहाँ तक आई हूँ, स्वस्थ हूँ तभी तो आई हूँ। ऐसा मौसी ने कहा। तू क्यों जा रही है मौसी? तू मत जा। तो बच्चों ने कहा कि तुम मत जाओ मौसी, मैं बूढ़ी हूँ ना बेटे, अब मैं फिर से जवान होकर आऊँगी। मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मौसी जो है अपने आंसू को छुपाते हुए मुस्कुराते हुए बच्चों से बोली कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ और फिर से जवान होकर चुस्त दुरुस्त होकर तुम लोगों के पास आऊँगी, अर्थात स्वस्थ होकर आऊँगी। ऐसा मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि बच्चों के सामने रोना मौसी को अच्छा नहीं लगा। हमारे लिए क्या लाएगी मौसी? तो बच्चों ने बड़े प्रेम से पूछा कि आप जहाँ जा रही हो वहाँ से जब आओगी तब हमारे लिए क्या लाओगी? लाऊंगी लाऊंगी, चना चबेना लाऊंगी, गुड़ शक्कर लाऊंगी, लड़कियों के लिए मोती लाऊंगी, मौसी ने कहा। तो मौसी ने बताया कि वो सभी बच्चों के लिए कुछ न कुछ लाएगी। थोड़ी देर तक मौसी के पास बतियाकर लड़के आगे बढ़ गए। अब थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सभी बच्चे अपने रास्ते में आगे बढ़ गए। पर थोड़ी दूर जाने पर मुड़कर देखा तो मौसी पुल पर बैठी रो रही थी। बच्चे जब थोड़ी दूर आगे निकले उसके बाद अचानक पीछे मुड़कर देखा तो क्या देखा कि मौसी पुल पर बैठे बैठे रो रही थी। उसकी आंखें ऐसी छलछला आई थी कि आंसू थमने में नहीं आते थे। मौसी जो है फूट फूट कर रो रही थी और उनके आंसू थम नहीं रहे थे। सहसा सभी लड़के लौट पड़े। मौसी जो है दुखी थी, कष्ट में थी। मौसी बीमार थी, लेकिन अपने कष्ट अपनी तकलीफ़ को वह बच्चों को नहीं बता रही थी। लेकिन अधिक तकलीफ़ के कारण, अधिक दुख के कारण वह रो पड़ी। उनकी आँखों से आंसू बहने लगा। हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, तू हमारे साथ वापस मोहल्ले में चल, सब ने एक स्वर में कहा। जब सभी लड़कों ने देखा कि मौसी रो रही है तो सभी लड़के लौट आए मौसी के पास। सभी बच्चे आकर बोले कि हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, तू हमारे साथ वापस चल मोहल्ले में। तो सब बच्चों ने एक स्वर में कहा, नहीं बेटा, अब मुझे जाना ही है, मौसी हकलाते हुए बोली। मौसी थोड़ा सा हकलाते झिझकते हुए बोली कि नहीं बेटा, मुझे जाना होगा। अप्रत्यक्ष रूप से वो कह रही थी कि यहाँ मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है, कौन मुझे ऐसी बीमार अवस्था में अपने पास रखेगा, इसलिए मुझे यहाँ से तो जाना ही होगा। पर लड़के ना माने, लेकिन बच्चे नहीं माने। 2-3 जने भागकर सड़क पार गए, जहाँ एक दुकान के सामने खाट बिछी थी, वे खाट उठा लाए। अब बच्चे जो है इस बात के लिए राजी नहीं हुए कि मौसी वहाँ से चली जाए। वे मौसी को जाने देना ही नहीं चाहते थे। तो कुछ बच्चे गए सड़क को पार करके दुकान में जहाँ पे खाट रखी हुई थी वहाँ पर से खाट उठाकर ले आए और उस पर उन्होंने मौसी को ज़बरदस्ती बैठा दिया। साथ में गठरी और लाठी भी रख दी। फिर खाट उठाकर सभी बच्चे मोहल्ले की ओर चल दिए। अब मौसी को खाट पर बैठाकर उनकी गठरी और लाठी को खाट पर रखकर सभी बच्चों ने खाट उठा लिया और उठाकर चल पड़े मोहल्ले की ओर। खाट को बच्चे सीधे नीम के पेड़ के नीचे ले आए। अब सभी बच्चों ने उस खाट को उठाकर उसी नीम पेड़ के नीचे रख दिया जहाँ पर मौसी बैठकर बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी। अब कन्हैया जो है
भागकर अपने घर गया, वहाँ से दरी और तकिया उठा लाया। योगराज अपने घर से एक कटोरा दूध भर कर लाया। गोपाल अपने घर से लैंप उठा लाया, जिससे उसके घर वाले रात को सीढ़ियों पे रखा करते थे। बलदेव के पिताजी डॉक्टर थे। वह भागता हुआ गया और अपने पिताजी को दुकान से खींच लाया कि मौसी बीमार है, आप चलकर देख लीजिए। अब सारे बच्चे जो है मौसी की देखभाल में लग गए। एक बच्चा अपने घर से दरी और तकिया मौसी के लिए उठा लाया। दूसरा बच्चा कटोरा भरकर दूध लाया। तीसरा जो है अपने घर से लैंप लालटेन उठा कर ले आया, ताकि मौसी के पास अंधेरा ना रहे, रोशनी रहे। और चौथा बच्चा अपने पिताजी को बुलाकर लाया। चौथा बच्चा बलदेव जो है अपने पिताजी को बुलाकर ले आया, जो कि डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि मौसी जो है बीमार है और आप मौसी को चलकर देखिए। लड़के आपस में बारियां बांधने लगे कि मौसी के पास रात के पहले पहर में कौन रहेगा और दूसरे पहर में कौन रहेगा। उन्हें डर था कि मौसी को अगर अकेला छोड़ा तो वह भाग जाएगी। अब बच्चे जो है बारी बांधने लगे कि पहले पहर में कौन मौसी के पास रहेगा और दूसरे पहर में कौन रहेगा, कहीं मौसी अकेले छोड़ने पर वापस चली ना जाए। ये सोचकर अब बच्चे जो है मौसी के पास रहने के लिए बारी क्यों बांधने लगे कि उन्हें डर था कि कहीं मौसी वापस यहाँ से भाग न जाए। तो बच्चे इतना स्नेह करते थे कि वे मौसी को जाने नहीं देना चाहते थे और उनकी देखभाल में लगे हुए थे। अब मैं मर भी जाऊं तो तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी, तुम जाओ अपने अपने घर। जब मौसी ने तसल्ली दी तब जाकर सबको चैन आया। तो जब बच्चे उसकी देखभाल में इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे थे, तब मौसी ने कहा कि बच्चों तुम लोग निश्चिंत हो जाओ, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी, तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ अपने अपने घर में। ऐसा मौसी ने बच्चों को तसल्ली दी। इस तरह मौसी मोहल्ले में लौट आई। बच्चों ने उसे जाने ही नहीं दिया। फिर तो वह स्वयं भी कहने लगी, अब मैं सड़क की पटरी पर सो जाया करूंगी, पर अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जब बच्चों ने मौसी के लिए अपना बहुत सारा प्रेम दिखाया, उत्साह दिखाया, तो मौसी भी वहाँ से बच्चों को छोड़कर जाने के लिए अब तैयार नहीं थी। वह कहने लगी कि मैं भले ही सड़क की पटरी पर सो जाया करूंगी, अगर मुझे जगह नहीं मिलेगी ठहरने की, सोने की, तो लेकिन अपने बच्चों को छोड़कर, अपने इन नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। बच्चों के उत्साह को देखकर बच्चों के घर वालों को भी मौसी की चिंता होने लगी। शीघ्र ही मौसी के रहने के लिए जगह मिल गई। अब जब बच्चे मौसी की देखभाल में लगे हुए थे और मौसी को रोकने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे थे, तो बच्चों के घर वालों को भी मौसी की परवाह होने लगी और शीघ्र ही मौसी को रहने के लिए जगह दे दी गई। हमारे स्कूल में ही हेडमास्टर जी ने उसे काम पर रख लिया, वहीं एक कोठरी में रहने के लिए जगह दे दी। तो लेखक महोदय बता रहे हैं कि मौसी को वहाँ रहने के लिए हमारे स्कूल में जगह दे दी गई। हमारे जो प्रधान अध्यापक हैं उन्होंने स्कूल में ही काम पे उनको रख लिया और स्कूल में ही एक कोठरी में रहने के लिए जगह दे दी, एक कमरे में। इस बात को बहुत बरस बीत चुके हैं, मौसी अब भी वहीं है। इस बात को हुए, इस घटना को हुए बहुत साल बीत चुके हैं और मौसी अब भी उस स्कूल में है। वह अब सचमुच बुढ़ा गई है, लेकिन तंदुरुस्त है, पोपले मुंह से हंसती है तो बड़ी प्यारी लगती है। अब मौसी की उम्र ज़्यादा हो गई है, वो बूढ़ी हो गई है और अपने पिचके हुए गालों से जब वो हंसती है तो उसका चेहरा बहुत प्यारा लगता है और वो खुश रहती है। अब वह स्कूल की प्याऊ में बैठी बच्चों को पानी पिलाती है। जब जाड़े के दिन आते हैं तो प्याऊ से हटकर स्कूल के आंगन की धूप में बैठ जाती है। अब वह क्या करती है, अब चूंकि वह बूढ़ी हो चुकी है, ज़्यादा चलती फिरती नहीं है, तो वह स्कूल में प्याऊ में बच्चों को पानी पिलाती है और ठंड के समय वह स्कूल के आंगन में धूप में बैठ जाती है।
आधी छुट्टी के वक्त बच्चे उसे घेरे रहते हैं। उसके दुपट्टे के छोरों में पहले की तरह चना चबेना, मूंगफली, दाल फुलियाँ बंधे रहते हैं। अभी भी मौसी के दुपट्टे में पहले जैसा ही चना चबेना, मूंगफली, दाल फुलियाँ आदि बंधी रहती है, जिसे खोलकर वो बच्चों को खाने के लिए देती है। मौसी बच्चों को कहानियाँ सुनाती, सुंदरबाई की कहानी, काठ के घोड़े की कहानी, तोता तोती की कहानी, उसे सब की खबर रहती है। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती है। सभी घरों में झांक झांक कर घर वालों की कुशलक्षेम पूछती है। बच्चों से, मोहल्ले वालों से प्रेम करती है। अभी भी वह मोहल्ले वालों का हालचाल पूछती है, सभी घरों में जाती है और घर वालों का कुशलक्षेम पूछती है, बच्चों को कहानियाँ सुनाती है। सबका हालचाल पूछने के बाद सांझ ढलने पर वो अपनी कोठरी में अर्थात स्कूल के उस कमरे में लौट आती है जहाँ वो रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये कहानी जो है एक परोपकारी और ममतामयी हृदय वाली महिला की कहानी है, जो सबकी परवाह करती है, सबका कुशलक्षेम पूछती रहती है, सबकी चिंता रहती है, बच्चों से बहुत प्रेम करती है। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप इस पाठ को समझ गए होंगे। इस पाठ के प्रश्नोत्तर के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए हैं। उसे क्लिक करके आप इस पाठ के प्रश्न अभ्यास देख सकते हैं, उत्तर जान सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।